तो लास्ट टाइम का जो टॉपिक था हमारे पास, अब क्योंकि ये सारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के सेक्शन में इन्होंने ऐड कर दिए बेसिक, लेकिन दोनों टॉपिक्स छोड़ के इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाए दोनों में। वरना दोनों ऐसे लगता है कि मिक्सअप है, फिर हम इलेक्ट्रॉन को जो है वो स्टैटिक चार्ज के साथ और मिक्सअप कर लेते हैं थोड़ा सा। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो प्रीवियस था आपके पास वो था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप कह सकते हो इन शॉर्ट। वहां पर कंप्लीट हमने रेस्ट चार्जेस की बात की थी। आपने वहां पर देखा हमने कोई भी ऐसा सोर्स कनेक्ट नहीं किया इलेक्ट्रिसिटी का, कोई भी आपने ऐसा वहां पर एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं की। वहां पर सिर्फ हमने बेसिक चार्जेस की मूवमेंट को देखा और एक बॉडी से ही दूसरी बॉडी को चार्ज किया, कोई एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स नहीं था। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो भी बात होगी यहाँ पर हम चार्जेस की मोशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास सोर्स भी होगा, यहाँ पर हमारे पास मूवमेंट भी होगी। तो इसमें हमने बेसिकली फोकस करना है मोशन ऑफ चार्जेस को। तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का वर्ड हम बेसिक टर्म्स में भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रिसिटी में ही करंट का वर्ड यूज हो। आपको पता होगा कि नॉर्मल डेली लाइफ में भी हम करंट का वर्ड यूज करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट सिनेरियोज के लिए। तो सेम आपके पास तो करंट की टर्म यहाँ पे भी फॉलो होगी। और करंट का मतलब बेसिकली आप फ्लो के साथ लिंक करते हो कि किसी चीज के फ्लो की आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम फ्लो की बात कर रहे हैं वो चार्जेस के फ्लो की बात करेंगे। और सबसे पहले फिर इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं, तो आप सबसे पहले डेफिनेशन इस तरह से डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक करंट को: रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज। तो जो चार्जेस का फ्लो होगा उसको आप इलेक्ट्रिक करंट बोलोगे। बस यहाँ पर एक टर्म और ऐड कर दिया हमने, वर्ड रेट। और रेट का वर्ड आपको याद होगा हम किसके लिए यूज करते हैं? जब हम किसी क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड कर रहे होते हैं तो वहां पे वर्ड रेट यूज होता है। और चार्जेस के बारे में पता है हमें, हम क्यू का सिंबल यूज करते आए हैं। वरना अगर नहीं भी पता तो चार्जेस के लिए क्यू का सिंबल यूज होगा। और उसका एसआई यूनिट हमने डिस्कस किया था, याद है किसी को एसआई यूनिट? कूलम्स उसका एसआई यूनिट था। ठीक है, तो वो चीज़ें अभी दोबारा से भी आपको रिवाइज हो जाएंगी अगर वहां पर याद नहीं भी है अभी। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए अब सिंबल की अगर बात की जाए बेसिक, तो यहाँ पर जो सिंबल यूज होगा इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल कैपिटल आई, कैपिटल आई यूज होगा इलेक्ट्रिक करंट के सिंबल के लिए। और अब क्योंकि डेफिनेशन बहुत बेसिक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस की बात हो रही है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को अगर आपने फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? आई इज इक्वल्स टू, चार्जेस के लिए क्यू का सिंबल आएगा और टाइम के लिए टी का सिंबल आ जाएगा। तो आई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस यानी क्यू ओवर टी इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, सिंबल और उसके कंपोनेंट्स जो उस फॉर्मूला में यूज हो रहे हैं। अच्छा, चार्जेस को हम मेजर करते हैं कूलम्स में और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स में। तो अगर आप इसके लिए इंडिविजुअल ऐसा यूनिट्स लिखो, तो चार्जेस के लिए हमें पता है हम कूलम्स का सिंबल यूज करते हैं और टाइम के लिए हम सेकंड्स। तो इसका ऐसा यूनिट कूलम्स पर सेकंड भी लिखा जा सकता है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक लॉ ड्राइव किया था साइंटिस्ट ने एम्पेयर्स लॉ के नाम से, तो वो आगे एडवांस लेवल में कभी पढ़ेंगे एम्पेयर्स लॉ, तो वो हमें आइडिया होगा उसका। तो इस वजह से जो है फिर इलेक्ट्रिक करंट का भी जो एसआई यूनिट है वो साइंटिस्ट के नाम पर ही फाइनलाइज किया। और उस साइंटिस्ट के ही नाम के साथ हमने इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट फाइनलाइज किया। और वो एसआई यूनिट आपके पास
एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे। तो एसआई यूनिट विल बी एम्पियर। ठीक है, तो एसआई यूनिट इसका एम्पियर होगा। और शॉर्ट फॉर्म लिखनी हो तो आप कैपिटल ए लिखोगे। ठीक है, तो ये बेसिक आपके पास नॉलेज हो गई इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। ये फॉर्मूला इसका क्यू ओवर टी होगा और एसआई यूनिट इसका एम्पेयर होगा। क्यू को पता है कूलम्स में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकंड्स में मेजर किया जाता है एसआई यूनिट। तो क्यू ओवर टी इसका फाइनलाइज फॉर्मूला हो गया। अच्छा, उसके अलावा आपने एक चीज नोट की होगी अपनी डेली लाइफ में कि हम कुछ जगह पर बैटरीज और सेल्स यूज कर रहे होते हैं, और कुछ जगह पर जो है हम डायरेक्ट प्लग इन करके कहीं पर पावर सप्लाई में या इलेक्ट्रिक स्विचेस बोर्ड्स में हम वो वाली कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे होते हैं। तो इन दोनों में क्या करंट में कुछ डिफरेंस होगा या दोनों ही सेम होंगे? ठीक है, हम दो अलग अलग सोर्सेस यूज कर रहे हैं, तो क्या कोई इसका डिफरेंस होगा या जस्ट हम सिंपल ऐसे ही उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए उन्हें यूज कर रहे हैं? अब देखो, जो डिफरेंस होगा ना इसमें, डिफरेंस पहले हमने ये देखना है कि उनकी कैटेगरीज क्या होती हैं। मतलब अगर हम करंट को दो अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास डेली लाइफ में सोर्सेज भी अलग अलग है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन दोनों सोर्सेज के लिए आपके पास डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं। अगर हम पहली टर्म की बात करें, तो पहली टर्म जो यूज होती है वो आपके पास डायरेक्ट करंट। इन शॉर्ट आप उसको DC लिखते हो। ठीक है, अगर आपने मोटर्स वगैरह और इनसे थोड़ा बहुत आपका लिंक हो, तो आपने ये चीज़ पहले भी सुनी होगी, डीसी मोटर एसी मोटर। वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो वो भी हमने पढ़ना ही है आगे जाके। और जो दूसरा हम करंट की टाइप यूज करते हैं वो है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जो सेकंड टाइप आपके पास करंट की ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। तो अब ये दो आपके पास डिफरेंट टाइप की करंट की टर्म्स आ गई यहाँ पर। इन दोनों टर्म्स में हमने देखना है कि डिफरेंस क्या होता है और कहाँ पर डीसी यूज किया जा रहा होता है, कहाँ पर एसी यूज किया जा रहा होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है ऐसा कि कहीं पर डीसी यूज कर रहे हैं, कहीं पर एसी यूज कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने अब यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो अगर हम पहले बात करते हैं डीसी की, डायरेक्ट करंट, तो नाम उसमें यूज किया जा रहा है डायरेक्ट करंट का। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ पर क्लिक करी होगी कि करंट को हम एग्जैक्ट एक डायरेक्शन में या इंस्टेंटली फ्लो करवा सकते हैं कहीं पर भी किसी भी सर्किट में। तो सबसे पहले अगर डायरेक्ट करंट के बारे में लिखा जाए, तो इसको डायरेक्ट करंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन आपके पास सिंगल होती है, या आप ये कह सकते हो कि इसमें करंट सिर्फ फॉरवर्ड में फ्लो करेगा। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है डायरेक्ट करंट की, आप इसको कह सकते हो कि ये यूनि डायरेक्शनल है, डायरेक्शन सिंगल। और दूसरे वर्ड्स में अगर आप इसको एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ से लिख सकते हो करंट इन सिंगल और वन। जो हम बैटरी और सेल यूज करते हैं, इसका करंट एसी होगा या डीसी होगा? डायरेक्शन इसमें एक ही होगी, मतलब वो या तो फॉरवर्ड फ्लो कर रहा है तो वो फॉरवर्ड ही फ्लो करता रहेगा। आपके पास कोई भी सर्किट अटैच हो, कोई भी आपके पास वहां पर लोड अटैच हो, तो वहां पर आप उसे फॉरवर्ड ही फ्लो करवाओगे। और अगर आप इसकी एग्जांपल्स लिखना चाहो, इसकी एप्लीकेशंस लिखना चाहो कि डीसी यूज कहाँ पर होता है,
तो डीसी के लिए आप लिख सकते हो कि डायरेक्ट करंट आपको मिलेगा सेल्स में, बैटरीज में मिल सकता है, ठीक है। या इन शॉर्ट अगर सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि इतना हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस गैजेट्स हैं, तो आपके पास कुछ सेल्स रिचार्जेबल होते हैं, कुछ सेल्स वन टाइम यूज के लिए होते हैं, इसी तरह बैटरीज भी कुछ रिचार्जेबल होती है, कुछ वन टाइम यूज के लिए होती है। तो उसमें होता क्या है कि जिस तरह हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल, जो भी हम लैपटॉप या मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, टैबलेट यूज कर रहे हैं, तो बैटरीज तो उसमें भी है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि वो वन टाइम करंट फ्लो करवाते हैं फॉरवर्ड, ठीक है। जब तक हम एनर्जी उसकी कंज्यूम कर रहे हैं सारी, आपके पास मोबाइल फोन चल रहा है, लैपटॉप टैबलेट कुछ भी है वो चल रहा है वहां पर, तो उसमें आपको एनर्जी मिल रही है थ्रू सेल और थ्रू बैटरी। तो उसमें आपको दिख रहा है कि एक साइड से चार्ज फ्लो कर रहे हैं, जो कि सोर्स है आपका सेल या बैटरी, और वो सारी आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी या जो भी उसकी मेन एनर्जी थी उसको कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है आपके मोबाइल फोन टैबलेट और उसके सर्किट में। तो वहां पे करंट का डायरेक्शन सिंगल है, बैटरी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है और आप जो है वो एनर्जी कंज्यूम करते जा रहे हो उसे यूज करने में। फिर क्या होता है, जब बैटरी बिल्कुल आपके पास ऑलमोस्ट क्लोज होती है डेड होने के, या उसकी वैल्यू कम हो चुकी होती है, फिर आप उसे दोबारा से चार्ज करते हो। आप दोबारा से उसे चार्ज करते हो, दोबारा उसमें चार्जेस रिस्टोर होते हैं, फिर से दोबारा से करंट की जो डायरेक्शन फ्लो होती है, तो वो आपके पास अगेन डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। मतलब इसमें आपको दोबारा से चार्ज करना पड़ रहा है सोर्स को, ठीक है। अदरवाइज आपके पास होगा क्या कि वो वन टाइम तो फ्लो करवा लेगा, आपके पास जितनी बैटरी है वो सारी कंज्यूम हो जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर आपने दोबारा से करंट फ्लो करवाना है तो आपको उसको दोबारा रिफिल करना पड़ेगा। तो ये आपके पास सिंगल डायरेक्शन फ्लो उसको इसलिए कहते हैं, क्योंकि करंट बैटरी से सर्किट में या आपके पास लोड में फ्लो हो रहा है, और फ्लो होने के बाद जब सारे चार्जेस कंज्यूम हो जाएंगे उसके बाद आपको सोर्स को फिर से चार्ज करना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट करंट की बात। अब डायरेक्ट करंट को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, लेट्स सपोज अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो पहले तो आप ये बताओ कि इसका ग्राफ किन दो क्वांटिटीज के बीच में बनेगा। कौन सी दो क्वांटिटीज होनी चाहिए आपके पास। अब क्योंकि यहाँ पे करंट की बात हो रही है, तो एक तो इलेक्ट्रिक करंट होगा ही होगा, और दूसरी क्वांटिटी कौन सी होगी। सर शायद डायरेक्शन। डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अगर हम क्वांटिटी देखें, क्वांटिटी कौन, टाइम। टाइम की, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है, वो आपके पास फ्लो करेगा ही वहां पर, तो टाइम की क्वांटिटी आपके पास यहाँ पर होगी, और दूसरा जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी क्वांटिटी होगी। तो अब इसके ग्राफ को हम दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम पहले ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ आपके पास हम बनाते हैं यहाँ पर पहले वाई एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस के साथ उसको कंपेयर करते हैं। एक ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे, और यहाँ पर इनका एक्स एक्सिस आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी रखेंगे। अब हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी जो रखेंगे वो टाइम की रखेंगे, इंडिपेंडेंट को एक्स पे रखा जाता है। तो यहाँ पर टी टाइम, और इलेक्ट्रिक करंट को हमने रखा वाई एक्सिस पे। अच्छा, अब ये जो नीचे एक्सिस बना दिया इसका क्या करें। यहाँ पर ये होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे डायरेक्शन की बात की ना, तो डायरेक्शन को भी तो कहीं ना कहीं दिखाना है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है डीसी और एसी में, क्योंकि यही एक वाहिद डिफरेंस है डीसी और एसी में, डायरेक्शन का करंट तो फ्लो हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन यूज करते हैं। माइनस साइन यूज करने का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू आपके पास माइनस में होगी, माइनस साइन का मतलब ये है कि आपके पास डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि नेगेटिव साइन आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको ना ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब दो तरह के यहाँ पे मैंने प्लॉट्स बनाए हैं, दोनों में वैल्यूज सेम है, दोनों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी है हमने।
अब अगर इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी जाए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगी कि लेट सपोज अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना चाहें ग्राफ को, तो टाइम कंटिन्यूसली पास होगा, एक्स एक्सिस तो कंटिन्यूसली बढ़ेगा ही। और जो करंट की वैल्यू है, लेट सपोज अगर आपके पास, आपने बैटरी या सेल स्टार्ट में कनेक्ट किया, ठीक है, तो आपके पास होता है कि चार्जेस कंज्यूम होते रहते हैं और करंट की वैल्यू आपको कांस्टेंट मिलती रहती है। थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आएगी, अभी बाद में पढ़ेंगे, तो उसकी वजह से चेंज आता है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ करंट की बात कर रहे हैं। तो लेट सपोज अगर इनिशियली करंट की वैल्यू कुछ यहाँ पर थी, ठीक है, और क्योंकि हमें अब उसका यूनिट पता है तो हम वैल्यू लिख सकते हैं। लेट सपोज 4 एम्पेयर का करंट हम फ्लो करवा रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर भी हम 4 एम्पेयर लिख लेते हैं। वो माइनस इस सेंस में होगा कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अब जो करंट फ्लो करेगा वो आपके पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। या तो आप उसे ऊपर बना सकते हो, या तो फिर आप उसे नेगेटिव की साइड पे बना सकते हो। अब ये नेगेटिव साइड वाला करंट आएगा कैसे? मतलब पॉजिटिव तो हमें पता है कि चलो करंट फ्लो कर रहा है, और पॉजिटिव हम करंट की वैल्यू यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें 4 एम्पियर मिल रहा है। अब ये डायरेक्शन ऑपोजिट का मसला ये है कि आपने देखा होगा जब भी सेल्स या बैटरीज लगाई जाती हैं तो उन दोनों के टर्मिनल्स बिल्कुल अलग होते हैं। अगर आप सेल यूज कर रहे हो तो जो उसकी बेस होती है वो हम स्प्रिंग की साइड पे और जो उसका पॉइंट होता है वो बिल्कुल फ्लैट साइड पे लगता है। तो इसलिए आपके पास सर्किट में दोनों के लिए अलग अलग ओरिएंटेशन बनाई होती है। और अगर बैटरी को देखो तो बैटरी का एक टर्मिनल बिल्कुल आप कह लो स्मूथ सर्कल होता है, और दूसरा थोड़ा सा कटिंग में बनाया होता है ताकि आपको कनेक्ट करना भी इजी हो दूसरी बैटरी के साथ, और सिंबल्स का भी डिफरेंस आपको पता चल जाए कि पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है। तो अब ये जो नेगेटिव साइड पे ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ की है डायरेक्ट की, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेल को उल्टा लगा दो सर्किट में, या बैटरी को उल्टा कनेक्ट कर दो सर्किट में, तो उसमें होगा ये कि करंट फ्लो तो हो रहा है लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन से होने की कोशिश कर रहा है। तो आपका सर्किट इनकम्प्लीट होता है क्योंकि फ्लो आपने राइट से कराना था, करवा आपने लेफ्ट से दिया। तो वो साइड से चार्ज तो कंडक्टर कंज्यूम कर रहा है, लेकिन सर्किट में कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही। अगर लेट सपोज एलईडी बल्ब लगा हुआ था तो वो एलईडी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा क्योंकि आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, तो सर्किट इनकम्प्लीट है। तो इस वजह से फिर हमारे पास वहां पे हम डायरेक्शन ऑपोजिट शो करते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अच्छा, अब दूसरा, अगर हमने इसको वेव की फॉर्म में ड्रॉ करना हो, जिस तरह हमने देखा होगा डिवाइसेस होती है बहुत सारी, जिस तरह हार्ट बीट की एक नॉर्मल डिवाइस होती है जो चेक कर रही होती है मेडिक इसमें हॉस्पिटल्स में, जो हार्ट बीट की काउंट करके बीट को उसको वेव की फॉर्म में दिखाती है। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी हम इस तरह के ऑसिलोस्कोप यूज करते हैं, वो भी हमारा टॉपिक बाद में पढ़ेंगे हम। तो उस ऑसिलोस्कोप में भी हमने देखा है कि वेव्स की फॉर्म में डायग्राम आती है। तो अगर हमने वेव्स की फॉर्म में बनाना हो इसे, तो हम वेव की फॉर्म में इसे इस तरह से बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास करंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ रफ ग्राफ देख रहे हैं, अभी कोई हम इतना डिटेल्ड इसको सॉल्व नहीं करेंगे ना, अभी इसमें आपसे कुछ पूछा जाएगा इसके बारे में। तो अभी हम सिर्फ बेसिक एक आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं कि ग्राफ में डिफरेंस कैसा होगा। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड वाले ग्राफ में आपके पास करंट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, लेकिन डायरेक्शन उसकी एक ही है। अगर मैं इसको नेगेटिव की तरफ ले जाता ना तो दोनों डायरेक्शन कंसिडर हो जाती एक ही टाइम में। तो इस वजह से मैंने एक ही डायरेक्शन पे बनाया है। इसका मतलब ये कि करंट आपके पास एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो ये बेसिक इलेक्ट्रिक करंट, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट, उसका सिंबल, और उसकी पहली टाइप डायरेक्ट करंट, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये अभी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। एसी डिस्कस करें अब, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब एसी पढ़ते हैं हम। एसी में अगर आप देखो
तो ऑल्टरनेटिंग करंट, अब हमें इतना तो पता चल गया, वो उसके ऑपोजिट बनेगा। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को बनाना है उसके बिल्कुल ऑपोजिट। ऑपोजिट बनाने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन का रेफरेंस लेना होगा। और सबसे पहले अगर हम डायरेक्शन का रेफरेंस, तो पहली बात हम ये लिखेंगे कि इसमें आपके पास डायरेक्शन चेंज होती है। इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन चेंज है, गैप आ रहा होगा एक डायरेक्शन में, फिर उसके बाद दूसरी डायरेक्शन, फिर अगेन फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर, तो इस तरह से आपके पास रिपीटेशन का प्रोसेस हो रहा है एक तरह से। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए आप ये लिख सकते हो कि ऑल्टरनेटिंग करंट में जो फ्लो हो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ऑल्टरनेटिवली आपके पास चेंज हो रही है, मतलब अगर पहले करंट है तो नेक्स्ट मोमेंट बैकवर्ड आएगा। और ये फ्लो ऐसा नहीं होता कि बहुत स्लो हो, कि कुछ सेकंड में वो फॉरवर्ड गया, कुछ सेकंड में वो बैकवर्ड आया। वरना क्या होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे नॉर्मल घरों में हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो एसी करंट पे चल रही होती है। जो हमारे पास हम फैन की वायर को कनेक्ट करते हैं, चार्जर्स कनेक्ट करते हैं, तो वो एसी करंट ही आ रहा होता है आपके पास मेन सप्लाई में। तो वो एसी बेसिकली उसमें ये होता है कि हमारे पास बाहर पीएमटीज लगी होती हैं और टावर्स लगे होते हैं, वहां से सारे चार्जेस फ्लो करके आते हैं हमारे हाउस होल्ड वायर्स में। और उसमें ये होता है कि अगर वहां पर लेट सपोज हम डीसी यूज कर लें, तो डीसी यूज करने में होगा कि बहुत बड़ी आपको एनर्जी की बैटरी वहां लगानी होगी। वो चार्जेस फ्लो करेगी और कुछ टाइम फ्लो होने के बाद वो डाउन हो जाएगी, फिर उसे चार्ज करो, फिर यूज करो, फिर चार्ज करो। तो ये प्रोसेस बहुत टिपिकल हो जाएगा और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कौन हर थोड़ी देर बाद चार्ज करे, फिर जैसे उसकी बैटरी डाउन होना शुरू होगी, हमारे जो वोल्टेज है वो भी गिरना शुरू होंगे, करंट भी कम हो जाएगा, तो बहुत फ्लक्चुएशन होगी। तो इसलिए वहां पर हम एसी यूज करते हैं। उसमें होता है कि करंट आपके वक्त फॉरवर्ड भी जाता है एक मोमेंट, और नेक्स्ट मोमेंट बैकवर्ड भी आता है। और ये इतना फास्ट होता है कि अगर एक रफली वैल्यू बताई जाए आपको एस्टिमेटेड, कि नॉर्मली जो हमारे पाकिस्तान में ये ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू होती है, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, तो वो अराउंड 50 से 55 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये याद रखने की अभी इतनी खास जरूरत नहीं है, कोई पूछेगा नहीं आपसे। इसका मतलब ये बताने का रीजन ये आपको टाइम का आइडिया हो कि कितने टाइम में करंट डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो 50 to 55 हर्ट्ज का मतलब ये कि आपके पास जो डिवाइस में करंट फ्लो करेगा एसी, वो 1 सेकेंड में 50 टाइम्स फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, या 55, या इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो एक नॉर्मल, एक आइडियल कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट की। अब डिफरेंट कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो वहाँ पर जो है वो फिर आपके पास उसके अकॉर्डिंगली डिवाइसेस होती है, लेकिन बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि वो डिवाइसेस इंपोर्ट होकर भी आती हैं, यहाँ से भी एक्सपोर्ट होकर जा रही होती हैं। तो वो डिवाइसेस आपके पास मल्टीपल जगह पे यूज हो रही होती हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो ऑल्टरनेटिंग में हमने देख लिया कि डायरेक्शन आपके पास चेंज हो रही है। और एग्जांपल की बात की जाए तो हमारी जो मेन सप्लाई और पावर सप्लाईज होती हैं, तो वो जो हम मेन सप्लाई यूज कर रहे हैं और पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं। अच्छा, पावर सप्लाई जरूरी नहीं है सिर्फ एसी में हो, डीसी में भी पावर सप्लाईज आती हैं डीसी वाली, एसी की पावर सप्लाईज अलग आती हैं। तो पावर सप्लाई दोनों में यूज हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन सी वाली आप पावर सप्लाई यूज कर रहे हो अपने पास। तो ये एक डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा?
अब इसके भी हम दो ग्राफ्स बनाएंगे ताकि दोनों में कंपैरिजन हो सके हमारा। तो अब यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाते हैं दोनों वैल्यूज के लिए, और यहाँ भी सेम क्वांटिटीज होंगी। एक साइड पर टाइम आएगा एक्स एक्सिस पर, एक साइड पे फॉरवर्ड करंट, एक साइड पे ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो सप्लाई बनेगी वो सप्लाई इस तरह से होगी कि सबसे पहले अगर हम इसका वेव ग्राफ बनाएं तो वो इस तरह से बनेगा कि वो फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है। तो इसमें ये सेंस बन रहा है कि हाँ, ऊपर जा रहे तो फॉरवर्ड फ्लो है, नीचे जा रहा है तो बैकवर्ड फ्लो है। तो यहाँ पर हम वेव को ऊपर नीचे लेकर जा सकते हैं। ठीक है। एसी में क्या होता है, नीचे वाला पार्ट मिसिंग होता है तो ऊपर वाले से ही करंट फ्लो हो रहा होता है, क्योंकि बैकवर्ड अगर जा रहा होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता, तो करंट फ्लो नहीं होता पूरे सर्किट में, सिर्फ चार्जेस कंज्यूम हो रहे होते हैं। और अगर हम इसको बॉक्स शेप में, यानी अगर स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से बनाना चाहें तो हम इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम कैसी डिवाइस में कैसी रीडिंग्स देख रहे हैं। मतलब अगर मैं इस कर्व पे जो पहले ग्रीन कलर से ग्राफ बनाए इस पे पॉइंट्स मार्क करके उन्हें मैच करना चाहूँ, तो मैं इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज देख रहा हूँ। देखो बॉक्स वाले में आपको स्पेसिफिक वैल्यूज नजर आ रही हैं। कर्व में क्या है, वेरिएबल वैल्यूज हैं, तो उसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं, यहाँ पे फिक्स वैल्यूज हैं। दोनों तरह के ग्राफ्स यूज करते हैं। डिपेंड करेगा, जब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे ग्राफ्स की तो तब हम इनको देख लेंगे कि जब सिग्नल्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो सिग्नल्स को रीड कैसे किया जाता है, उसमें से वैल्यू किस तरह से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया एसी और डीसी का डिफरेंस। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अब तो हमने, ये जो आपने दूसरा वाला ग्राफ बनाया है, ये हम मतलब वैसे क्यों नहीं बना सकते जैसे जैसे लाइंस के साथ बनाते हैं, जैसे जो स्टॉक मार्केट ग्राफ होता है वैसे? वैसे भी अब देखो वो ना डिपेंड करता है कि हमारे पास वैल्यूज किस तरह से इनपुट हो रही हैं। ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में हम अगर स्ट्रेट डायरेक्टली लेकर जा रहे हैं, ठीक है, तो टाइम बढ़ रहा है, करंट भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो उस कंडीशन में होगा कि करंट बढ़ रहा हो। ठीक है। यहाँ पे बढ़ रहा है वैल्यू के साथ, लेकिन ये कि जब आप अगर ड्राई सेल लगा रहे हो या आपके पास करंट की, क्योंकि हमारे पास सप्लाई सेम होती है, जिस तरह आपने देखा होगा 220 वोल्ट नॉर्मल होते हैं जो घरों में सप्लाई होती है आपके पास वोल्टेज। तो अगर उसमें फ्लक्चुएशन डाल दें, मतलब वो 220 और 200 से लेकर 220 की रेंज रखें, मतलब वो 200 से 220 के बीच में वो अप एंड डाउन करंट होगा, तो वो ग्राफ फिर उस तरह से बनेगा जो स्टॉक मार्केट वाला ग्राफ कह रहे हो, क्योंकि उसमें वेरिएशंस आती हैं। ठीक है। यहाँ पे इतनी वेरिएशन नहीं होती। इसमें होता है, हमें पता है हाँ 220 वोल्ट आ रहे हैं तो करंट की वैल्यू भी कांस्टेंट आएगी, तो वो कुछ टाइम तक आती रहेगी। फिर हमने प्लग आउट कर दिया, करंट वहां पर जीरो हुआ तो ग्राफ जीरो की तरफ गया। ठीक है। या आपके पास जो करंट की डायरेक्शन थी वो बैकवर्ड हुई, क्योंकि जब करंट फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है, तो फॉरवर्ड जाने का मतलब ये होता है कि वो अगर लेट सपोज एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, हमारा एक पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट जीरो, हमने जीरो से स्टार्ट किया, सेंटर में हमारा जीरो था। ठीक है। हम पहले गए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिस तरह मैथ्स में आप पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स करते हो। अब जब आप बैकवर्ड आओगे तो गुजरोगे तो आप जीरो से वापस। ठीक है। तो जब हम बैकवर्ड मूव करेंगे ना तो हमें वापस अपने रेफरेंस पॉइंट जीरो से ही है, तो इसलिए वो ग्राफ भी आपके पास जीरो से होकर नीचे डाउनवर्ड गया है। ठीक है। तो यहाँ से बैकवर्ड आने के लिए आपको पास तो जीरो से ही होना पड़ेगा। ठीक है। तो वहां पे कहीं पे ब्रेकेज नहीं आ रहा, कंटिन्यूस फ्लो है, रुकता नहीं है जब तक मेन सप्लाई बंद ना की जाए। तो आपके पास करंट फॉरवर्ड जाने के बाद फिर वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आ रहा है तो वो जीरो से पास होगा। फिर उसने फॉरवर्ड जाना है तो वो अगेन इस रेफरेंस पॉइंट से पास होगा। लेकिन ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमें पता नहीं चलता कि करंट कब फॉरवर्ड गया, कब बैकवर्ड आया, कहाँ पर वो जीरो से पास हुआ, तो वो वैल्यू हमें इतना आइडिया नहीं होता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इतनी हाई रखी जाती है
कि आपके पास लैगिंग ना हो, वहां पे ग्लिच ना आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एसी और डीसी का डिफरेंस। और प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स आपके पास फ्लो करते हैं सर्किट में। ठीक है, और बॉडीज में भी जो है वो हमने देखा कि प्रोटॉन फिक्स होता है। और अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाए कि करंट की डायरेक्शन आपके पास कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, ठीक है, तो उसके लिए फिर हमारे पास करंट की डायरेक्शन हमें पता होना जरूरी है। पहले जब इनिशियली प्रैक्टिकल्स किए गए, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो साइंटिस्ट ने ये अंदाजा लगाया, उनका ये आइडिया था कि करंट जो है वो आपके पास नेगेटिव साइड से फ्लो करेगा और पॉजिटिव साइड पर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है। तो इनिशियली ऑब्जर्वेशन ये थी साइंटिस्ट की कि अगर हम स्टार्टिंग एरा की बात करें, तो इनिशियल स्टेजेस में साइंटिस्ट ने ये चीज फाइनलाइज की कि करंट जो है वो आपके पास करंट विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले आपके पास जो है वो साइंटिस्ट ने ये आइडिया लगाया कि करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करेगा। लेकिन बाद में डिस्कवरीज होने के साथ साथ फिर ये चीज उन्होंने रियलाइज की कि नहीं, करंट की डायरेक्शन जो है वो आपके पास नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ठीक है, तो ये वाला जो उनका पुराना कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को आप दो नाम दे सकते हो। एक नाम आप इसे दे सकते हो नॉन कन्वेंशनल करंट। अगर कहीं पर पूछा जाए कि नॉन कन्वेंशनल की या नॉन कन्वेंशनल करंट का कॉन्सेप्ट क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले जो हमारे कहा जाता था कि करंट जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है। और अगर इसको आसान वर्ड्स में याद रखा जाए, तो अभी हमने इलेक्ट्रिक्स में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं, तो उन्होंने इसी चीज बना लिया, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो करंट इलेक्ट्रॉन की तरफ से फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अगर हम इसको सर्किट में बनाना चाहें, तो सर्किट में डायग्राम इस तरह से बनेगी। लेट सपोज हमने एक सर्किट में एक लैंप कनेक्ट किया है। अभी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट करने वाले हैं, तो हमें अब इन सबके सिंबल्स भी याद रखने हैं। तो इस diagram में अगर लेट सपोज कहीं सर्किट बनाओ और आपने डायग्राम बनानी हो एक मार्क के लिए, जिस तरह हमारे पास डायग्राम क्वेश्चन होता है। अच्छा, एक चीज अब याद रखनी है आपने, अब क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें तो हम सारे सिंबल्स देखेंगे इलेक्ट्रिकल। लेकिन जो सिंबल्स, जो क्वांटिटीज हम पढ़ते जा रहे हैं, एटलीस्ट उनके बारे में हम अभी से याद कर लें कि आपके पास जो बैटरी या सेल के लिए हम क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाएंगे। तो सेल को पावर के पास सब है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है आपको, तो उसके लिए आप हमेशा प्लस माइनस इस रिप्रेजेंट, जो आपके पास ग्रेटर लाइन प्लस, जो शॉर्ट है वो नेगेटिव, और इस जगह आपको से भी ड्रॉ किया है पॉजिटिव। ये तो ये इनकी इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ये पूरा आएगा, उसमें सारे सिंबल्स याद करेंगे हम। ठीक है, वहाँ पे कॉम्बिनेशन आएंगे और तब तक हम काफी क्वांटिटीज पढ़ चुके होंगे। तो इसका मतलब है इसका पॉजिटिव पर और नेगेटिव यहाँ पर, और लैम्प का सिंबल भी आपको मार्क करके दिखा दिया। तो ये चीजें आहिस्ते साथ होती रहेंगी, स्पेशली याद नहीं करना पड़ेगा। अब जो हमने फ्लो दिखाना है, तो फ्लो आप दिखाओगे अगर वो आपका है, वरना जरूरत नहीं होती। हम कन्वेंशनल काम करते हैं और conventional के ही ज्यादातर पूछा जाएगा। इन केस वो नॉन कन्वेंशनल या इलेक्ट्रॉन फ्लो का वर्ड यूज करते हैं, तो हमें कम से कम उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वो बात किसकी कर रहा है। ठीक है,
तो ये आपके पास हो गया नॉन कन्वेंशनल करंट। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की, जो कि नॉर्मली हमारे सर्किट्स में फ्लो करता है, तो भी डायग्राम बनाई है, ये आपके पास रिप्रेजेंट कर इलेक्ट्रिकल सिंबल या सिंबल, ठीक है, सेल या बैटरीज के लिए, या आप उसको पावर सप्लाई में भी लिख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की, तो कन्वेंशनल करंट में ये होगा हमारा कि इसके ऑपोजिट हम बनाएंगे सब चीजें। तो इसमें आप सकते हो फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो हम जो यूज करेंगे वो कन्वेंशनल करंट यूज करेंगे, और उसमें जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब जो हम डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम में हमने करंट को भी जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही शो करना है। और इसकी जब डायग्राम बनेगी तो सेम सर्किट करते हैं हम। सेम सर्किट में हम दोबारा से लैंप लगाएंगे और उसको बैटरी से कनेक्ट। ये लैंप आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाओगे वो पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाना है। ठीक है, तो ये आपके पास कन्वेंशनल करंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट और आ गया कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल का, एसी डीसी का हमने डिफरेंस देख लिया। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर में, वो आपके पास एक ईएमएफ, फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तो अब हमने उसकी बात करनी है। अब अगर हम उसकी बात करें, तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दिखने में क्वांटिटीज सेम सेम लगेंगी, लेकिन इनमें डिफरेंस है। तो डिफरेंस हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन शॉर्ट हम इसे कहते हैं। अब ईएमएफ का जो कॉन्सेप्ट है और जो पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़ेंगे, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम ईएमएफ की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपके पास ये होता है कि जब हम बैटरी या सेल को कनेक्ट कर रहे हैं सर्किट के साथ, सपोज हमारे पास यहाँ पर एक सेल और उसको हम कनेक्ट करना है के साथ, तो अगर हम लेट सपोज बेस पे जाएं, तो सेल में आपको कौन सी एनर्जी मिल रही होगी? अगर लेट सपोज ड्राई सेल है, तो ड्राई सेल में आपके पास कौन सी एनर्जी होगी? केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, किस कैटेगरी में हम उसको लिख सकते हैं? क्योंकि ड्राई सेल आपको पता है, केमिकल्स में आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में ड्राई सेल अगर पढ़ा हो, याद हो, साइंसेज में पढ़ा होगा, तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर सेल से जब सर्किट में
एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एनर्जी का ट्रांसफर कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर हम एक केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसा ही है। ठीक है। हम डाइट, तो सुबह नाश्ता करके आते, सबकी डाइट अलग है, कुछ लोगों की कॉमन होगी और बाकी सब एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, कुछ नई भी नाश्ता करके आते, उनकी मर्जी। तो खैर, अब इस तरह से आपके पास सबका जो एनर्जी का सोर्स है वो डिफरेंट है। ठीक है। अब जब एनर्जी सोर्स की बात हो गई वहां पर, तो एनर्जी सोर्स सबका डिफरेंट है, वो किसी भी फॉर्म में आपको मिल रहा हो, एनर्जी तो हमें मिल रही है। इसी तरह से यहाँ पर भी एनर्जी हमें मिल रही है। अब हमें यहाँ पर एनर्जी मिल रही है केमिकल से। ठीक है, केमिकल से हम एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल में। तो बेसिकली यहाँ पर हम थोड़ा सा वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, वर्क डन में आपको पता है कि फोर्स भी आती है, डिस्प्लेसमेंट भी होती है, और तभी इस टॉपिक का नाम ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी रखा। यहाँ पर फोर्स का भी आपके पास लिंक होगा, कॉन्सेप्ट होगा। तो बेसिकली एक यूनिट चार्ज जो आपके पास लेट सपोज पॉजिटिव से निकलकर सर्किट में फ्लो करना चाह रहा है। ठीक है। तो अगर हम एक यूनिट चार्ज की बात करते हैं यहाँ पर, सिंगल चार्ज, तो हम ये लिख सकते हैं कि वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज मूव दैट थ्रू आउट द सर्किट तो सर्किट में होने के लिए जो हम वहां पे वर्क डन कर रहे हैं या जो हम एनर्जी का कन्वर्जन कर रहे हैं, तो वो एनर्जी का कन्वर्जन आपको ये बता रहा है कि आपने वहां पर कितना वर्क डन किया, कितनी आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सप्लाई हुई। तो उस वक्त की जो वोल्टेज होगा, ठीक है, और सिंपल वर्ड्स में आप ये लिख सकते हो कि ये तो हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन हो गई। अगर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली डिफाइन करें, तो टेक्निकली हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ईएमएफ जो है वो आपके पास ये वोल्टेज होगा सेल, बैटरी या पावर सप्लाई का। इट इज द वोल्टेज ऑफ सेल, बैटरी और पावर सप्लाई। ठीक है, पावर सप्लाई भी ऐड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है। तो या तो हम इसमें एक सिंपल सा ही कह रहे हैं कि ये लिंक है सिर्फ हमारे सेल, बैटरी, पावर सप्लाई, इन शॉर्ट हम सोर्स की बात कर रहे हैं कि ईएमएफ का लिंक जो है वो सिर्फ हमारे सोर्स के साथ है। उसका पूरे सर्किट से अभी कोई लिंक नहीं बनाया हमने। हमने बस ये कहा कि जितना वर्क डन उसे चाहिए होगा पूरे सर्किट में मूव करवाने के लिए, जिस तरह हमें एनर्जी चाहिए होती है पूरा दिन या जितने टाइम के लिए भी काम करने के लिए, तो हमारे इसलिए ब्रेकफास्ट होगा, फिर लंच का टाइम अलग है, फिर डिनर का टाइम अलग है, किसी का बीच में फिर स्नैक्स का टाइम, सबका अपने अपने कामों के हिसाब से डिफरेंट जो है वो इंटरवल बना हुआ है। इसी तरह से चार्जेस को भी मूव करवाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी। अब जितना मूव करवाना है उतना हमें उस पर वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन कराने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। अब उस एनर्जी के लिए आप उतना ही हैवी या उतनी आप वोल्टेज का सेल और बैटरी कनेक्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है आपने चार्जेस को बहुत ज्यादा दूर और बहुत ज्यादा क्वांटिटी के साथ फ्लो करवाना है। तो वो प्रोसेस होगा आपके पास ईएमएफ का। ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर बात की जाए, लेट सपोज अगर एक सर्किट की बात की जाए, और अब क्योंकि हमने बैटरी का रेफरेंस यूज किया है तो हम बैटरी के रेफरेंस और सेल के रेफरेंस को यूज करते हैं। लेट सपोज यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मतलब ये हुआ
कि लेट सपोज यहाँ पे एक चार्ज को हमने फ्लो करवाना है और एक चार्ज की वैल्यू है यहाँ पे 1 कूलम, और वो फ्लो करेगी, ठीक है, पूरे आपके पास जब मूव करेगी वो पॉजिटिव से, तो वो चार्ज की वैल्यू तो 1 कूलम भी रहेगी, ठीक है। और 1 कूलम मूव करवाने का मतलब ये है कि अगर आपके पास बैटरी यहाँ पर टोटल सोर्स 9 वोल्ट की कनेक्ट किया आपने, ठीक है, तो 9 वोल्ट की लेट सपोज बैटरी थी और ये आपका टोटल वोल्टेज है जो आप 1 यूनिट चार्ज पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि टोटल 9 वोल्ट आप सप्लाई कर रहे हो उस 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ईएमएफ का, ठीक है। अभी हमने पूरे सर्किट के साथ इसको लिंक नहीं किया। जब हम सर्किट के साथ लिंक कर लेंगे तो सर्किट में लिंक होने में क्या होगा कि कुछ एनर्जी सर्किट कंज्यूम करेगा और जो उसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो कंज्यूम करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पर ईएमएफ का कंप्लीट हो गया कि ये सिर्फ आपको एक चार्ज की वैल्यू बताएगा जो आपके पास लिंक होगा एक सिंगल चार्ज के साथ, उसका सर्किट के साथ अभी तक हमने कोई लिंक फिक्स नहीं किया, ठीक है। फिर जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में फिर हम ओवरऑल सर्किट की बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे।